हाय देव, वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग क्लास 10 के जान पहचान का चैप्टर नंबर 22 जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का है ना, जो लास्ट चैप्टर उस पे आज हम लोग पहुंच गए फाइनली। कदम बढ़ाओ दोस्तों जिसका नाम है। और क्या ही पता इस लास्ट चैप्टर के साथ साथ तुम मुझे भी आज लास्ट ही टाइम देख रहे हो यूट्यूब पे, तो ऐसे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ऐसे तो खत्म नहीं हो जाना चाहिए ना। तो तुम मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड तुम मुझे कभी भी चाहो कुछ भी डीएम करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा उसके। चलो बिना वक्त जाए कि आज हम लोग सीधा आज के टेबल ऑफ कंटेंट पे आते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ाई करेंगे, तो नज़म की तारीफ देखेंगे, बेसिकली नज़म होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, बशर नवाज जो इसके राइटर है उनके बारे में देखेंगे, उसका नज़म पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी तशरीह भी देख लेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग रहता है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड लास्ट में कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करके हम लोग इस वीडियो को, इस सेशन को एंड कर देंगे। तो नज़म की तारीफ बेसिकली क्या है तुम्हें पता ही होगा। नज़म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़म की एक खास बात यह है कि इसमें हैयत की कोई कैद नहीं है, यह बहर और काफिया से पाबंद भी होती है और इन क़ियूद से आज़ाद भी। इसमें मज़ामीन की वसात होती है। देखो नज़म बेसिकली ना कोई एक बेसिकली एक टॉपिक पे लिखी जाती है। जैसे तुम ही नज़म पढ़े हो ना, जैसे कोई मीर तकी मीर वाले में इश्क और शाक वाली थी, उसके बाद से पहाड़ और गिलहरी वाले में एक अलग टाइप का पहाड़ और गिलहरी का गुरूर और ईगो ये सब शो हो रहा था। ये वाले में कुछ अलग हमें मिलेगा कंटेंट। तो हर एक नज़म का एक बेसिक एक टॉपिक होता है, उस पर एक नज़म लिखी जाती है। और नज़म का जो बेसिकली होता है एंड लाइन सबका एक जैसा होता है, जैसे चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है, तो इस टाइप से लास्ट का ऐसा रहता है कि लगे कि हाँ नज़म लिखा गया इस टाइप का। और नज़म एक शायरी का ही एक पार्ट है, जैसे कि गजल होता है और कुछ होता है। तो नज़म में ना इतना रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, ईजी होता है लिखना और कोई एक टॉपिक पे लिखा जाता है। बस इतना था नज़म का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं बशर नवाज इसके राइटर के बारे में। तो ये है बशर नवाज। अब बुक में इनका फोटो ही नहीं लगाया था यार, हम देखे इनका फोटो नहीं है तो हम निकाल के इनका फोटो लगाए, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये है 1935 और 2015 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक, इनका याद रखना है। बशर नवाज का असल नाम बशारत नवाज खां है। बशारत नवाज खां इतना बड़ा नाम है। वो औरंगाबाद में पैदा हुआ। औरंगाबाद औरंगजेब ने जो शहर फॉर्म किया था ना, उसी का नाम औरंगाबाद में पैदा हुए। वही इन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज का ताल्लुक 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। इस नस्ल के शौरा जदियत से मुतासिर थे। जो 1960 के बाद एक शायरी की एक बूम आया ना, जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडी का स्टार्टअप का बूम है, उस टाइम में शायरी का एक बूम आया था। तो उसी टाइम में 1960 के करीब है ना जितने शायर थे ना, उसी टाइम के एक शायर ही हैं। ठीक, उसके बावजूद इन्होंने क्लासिकी शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि जबान पर इनके गिरफ्त मजबूत है और इनकी शायरी में नए नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। मतलब कि शायरी में कुछ नया चीज लेके आए थे और उसमें क्लासिकी जो शायरी होता है ना वो भी इंक्लूड करके एक बहुत अच्छा शायरी लिखने लगे थे। बुनियादी तौर पर वो गजल के शायर है। जैसे मैं बताया ना शायरी की अलग काइंड्स होती है, एक गजल होता है, एक नज़म होता है और भी बहुत तरह होता है। तो बुनियादी तौर पर वो गजल के शायर है, गजल के शायर है। ठीक, लेकिन नज़म गो शायर है। नज़म भी कभी कभी पार्ट टाइम बॉलर जैसा होता है ना, वैसे पार्ट टाइम नज़म भी लिख लेते हैं। नज़म गो शायर की हैसियत से भी मारूफ है। रायगा और अजनबी समंदरान इनकी शायरी के मजमूए हैं। रायगा और अजनबी समंदरान इनके शायरी मजमूए हैं, जो होते हैं ना हर राइटर के एक शायरी मजमूए होते हैं, तो वो इनके हैं। ठीक, तो ये था छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तुम्हारे राइटर के बारे में, बशर नवाज। और इसके बाद हम लोग सीधा कदम बढ़ाओ दोस्तों जो हमारा नज़म है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधा चलो नज़म स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ कुछ ऐसा है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नूर सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। ये क्या था, मजा आ रहा था पढ़ने में। तो ये था तुम्हारे पूरे नज़म का पहला स्टैंजा, समझ लो। कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। ये मतलब कि एक मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं कि चलो कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, तो चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। पूरा रास्ता एकदम साफ है, पाक है, तुम आगे बढ़ते रहो। चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है। चमन जो है ना, बाग जो होता है बेसिकली, चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला। उफक बेसिकली वो जगह होता है ना, होराइजन जो होते हैं ना, होराइजन समझ रहे हो ना, जहाँ जमीन और आसमान, जैसे कि तुम अगर कभी सूरज वूरज देखोगे ना तो लगेगा क्या जमीन और आसमान है ना दोनों एक जगह पे खत्म हो रहा है। ऐसा लगेगा कि ऐसे करके आसमान जा रहा है और ऐसा लग रहा है जमीन भी मिल रहा है। ऐसा तुम्हें एक आंख से देखने को मिलेगा। बेसिकली तुम फिजिक्स में जो तुम्हारा चैप्टर है ना, लाइट नहीं ह्यूमन आई वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन भी है होराइजन वाला, सन वाला क्वेश्चन। पता नहीं हमारे टाइम में तो था, तुम्हारे में है कि नहीं। सन वाला जो होता है ना, सन 2 मिनट के बाद अपीयर होता है तो उसका निकालना पड़ता है कुछ डिस्टेंस वगैरह करके। तो ये होराइजन समझ रहे हो ना, उफक वो जगह को बोलते हैं तुम। तो उफक बेसिकली उसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे होराइजन को। ठीक, होराइजन यहाँ पे देख लो कि होराइजन क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा बहुत इस फोटो से भी समझ में आ रहा होगा। उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नूर सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको ना राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अपना कदम डट के रहो, एकदम खड़े रहो, और कोई भी मुश्किल आ जाए, जैसे पहाड़ की इतनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए या फिर गार के जैसा अंधेरा भी वाली भी
तुम्हारे पास सामने मुश्किलें आ जाए, तुम डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। यही चीज है, आगे इसका हम लोग तशरीह देखते हैं बेसिकली, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तशरीह है ना, तुम्हें पहले सियाको सबाक लिखना पड़ेगा, फिर आगे तशरीह लिखना पड़ेगा। सियाको सबाक से 1 मार्क्स मिलता है, अगर नहीं लिखोगे तो कट भी हो जाएगा। तो सियाको सबाक आगे कोलन ऐसे ही लगा देना। यह अशार हमारी किताब जान पहचान की सबक कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो चैप्टर का नाम होगा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना। कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं जिसे बशर नवाज ने लिखा है, और चाहो तो राइटर का नाम को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, जिसे बशर नवाज ने लिखा है। तो इसका तशरीह क्या होगा, तो इन अशार में शायर ने वतन की फलाह और बहबूद, मतलब वतन के सक्सेस डेवलपमेंट के लिए, फलाह और बहबूद के लिए, तरक्की की मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने का यानी जद्दोजहद करने के लिए कहा है। शायर कहता है कि इसे खिले हुए चमन और धुले हुए उफक में हमें कामयाबी और कामरानी के दिए जलाकर वतन का नूर सिंगार करना है, और इसे नई बार में वतन को खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। तो शायर बेसिकली यही बोलते हैं कि वतन के लिए तुम जद्दोजहद करके, अपने जो भी तुम कर सकते हो, मतलब बिजनेस करके, या फिर कोई आदमी पढ़ाई करके, या फिर कोई आदमी जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेल के, या फिर कुछ भी करके रिप्रेजेंट करता है अपने देश को और अपने देश का नाम ऊंचा करता है, तो अपने वतन के लिए जद्दोजहद करो। और आगे शायर ये भी कहते हैं, शायर कहता है कि इस खिले हुए चमन और धुले हुए उफक में हमें कामयाबी और कामरानी के दिए जलाकर वतन का नूर सिंगार करना है, और मतलब देश का नाम ऊंचा करना है, वतन का नूर सिंगार करना है, और इस नई बहार में वतन की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। शायर आगे बढ़ता है कि वतन की तरक्की की यह भी इब्तदा है, इसलिए हमें राह में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर ना होते हुए बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। राह में आने वाली रुकावटों पहाड़ की तरह बुलंद हो या गार की तरफ अंधेरी हो, हमें हिम्मत से इनका सामना करना है और अपनी कोशिशों को जारी रखना है। मतलब शायर बेसिकली यही कह रहे हैं, तुम पढ़ाई करो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने जितनी भी रुकावटें आ रही है ना, उस सबको एकदम इग्नोर करते हुए जो तुम्हारा एम है, लास्ट लक्ष्य है। बहुत सारे बच्चे अभी 10th के बाद अपना अपना स्ट्रीम सोच रहे होंगे कि साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, अपना एम होगा कुछ यहाँ पे बनना है, ये बनना। अब आधे बच्चे बोलेंगे यार मेरा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आगे जो होता जाएगा एम, यार कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, जैसे कि कुछ भी बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, क्रिकेटर बनना है, कुछ भी बनना है, यार तुम डिसाइड कर लो और उसका देखो वो कैसे पा सकते हो। और बीच में जितनी भी रुकावटें आ जाएंगी ना, वो सबको इग्नोर करते हुए तुम उस मतलब मंजिल तक पहुंचना हर हाल में। जैसे कि तुम मंजिल का ही देख लियो, जैसे कि वर्ल्ड कप होता रहता है या फिर कुछ होता रहता है तो क्रिकेट खेलने का मन करने लगता है। फिर अगर जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर, तो कुछ भी चलो तुम आज डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जैवलिन थ्रोअर बनना है, तो तुम जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही है ना, पूरे रिश्तेदार में, तुम्हारे जान पहचान में कोई जैवलिन थ्रोअर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लोग बोल रहे हैं कि आगे नहीं होगा, यार तेरे हाथ में ताकत ही नहीं है, कैसे करेगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं, तुमको बस उस एम तक कैसे पहुंचना है ये सोचते रहना और आगे बढ़ते रहना। लाखों मुसीबतें आएंगी, उस सबका डट के सामना करना है। जैसे कि पहाड़ की इतनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, चाहे गार के अंधेरे जैसे भी मुश्किल आ जाए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना। बेसिकली यही शायर कहना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट मिसरा की तरफ, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे शायर ने लिखा है, रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतजार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कहो वतन की खाक है गुलिस्ता बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्ता पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बेसिकली ये था लास्ट वाला स्टैंडर्ड तो था। तो देखते हैं पहली लाइन में शायर क्या कह रहे हैं, रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के। जैसे पुरानी रविश, रविश क्या, वो जो तुम्हारी पुरानी दकियान उसी सोच जो होती है ना, जैसे कि वो छोटे जात का, यार उसकी मेंटालिटी जो तुम्हारी रहेगी, अरे उससे हम कैसे दोस्ती कर ले, या फिर वो अलग रिलीजन का है उससे कैसे, जितनी भी रविश जो है, जितनी भी दराड़े हैं ना, जैसे कि कास्टिज्म की हो गई या फिर कोई गोरा काला या फिर कैसा भी करके, जो भी रविश को पुरानी छोड़ के, पुरानी दकियान उसी सोच के छोड़ के, कदम से कदम जोड़ के, हर कोई एक साथ लेके चलो चले के वक्त को तुम्हारा इंतजार है, मतलब कि दिन को इंतजार है उस टाइम का, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। आगे हम लोग तशरीह में ज्यादा देखेंगे अच्छे से। कहो वतन की खाक ही गुलिस्ता बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। तो पहला भी लाइन में रविश पुरानी छोड़ के, तो पुरानी रविश को छोड़ के, मतलब पुराना तौर तरीका जो दकियानूसी सोचे उसको छोड़ के, और दूसरे लाइन में जो है दूसरी बार जो रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। रविश रविश यानी मतलब क्या समझ लो, एक हर एक चप्पे चप्पे को, हर एक रास्ते को, हर एक चप्पे चप्पे रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे, मतलब कि हर एक चप्पे चप्पे को है ना, मतलब कि समझ लो एजुकेट करेंगे, हर एक गांव को, हर एक चमन को, हर एक चप्पे चप्पे को कहकशा बनाएंगे, यानी बाग बनाएंगे, उससे निखार देंगे एजुकेट करके। ठीक, आगे है, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कली कली निखार के, भाई ये मतलब हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक शख्स को निखार के, उसको एजुकेट करके, उसमें जो चीज है, जो टैलेंट है, उसको उभार के, जलाओ दीप प्यार के, और जलाओ दीप प्यार के, यार सब मिलजुल के इकट्ठे रहो। ऐसा नहीं कि जैसे कि आगे ही लाइन में बोल रहे हैं, हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, अंग्रेज के टाइम में हम लोग गुलाम थे, तो हमें अपने इस पे आज इख्तियार है, आज हम लोग को इस चीज का खुशी होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि क्या हम लोग एक दूसरे से रंजिश पालने लगे, आज हम लोग आजाद है, तो आजाद की तरह हम लोग सब मिलके एक साथ ग्रोथ करते हैं ना, देश का तरक्की होगा, क्यों हम लोग क्यों दंगा फसाद करने लगते हैं। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। और यही चीज कहना चाह रहे हैं। इसका तशरीह देखते हैं तो वैसे ही सियाको सबाक लिखना पड़ेगा, सियाको सबाक के आगे कोलन लगाना है। उसके बाद यह अशार हमारी किताब जान पहचान की सबक
कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं, जिसके बशर नवाज ने लिखा है। तो इसको तशरीह में कैसे लिखेंगे? इन अशार में शायर वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को पुरानी रविश और दकियानूसी तरीकों को छोड़कर नए अज़्म और तरीक़ेकार को अपनाकर बिना किसी फरीक के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की तलकीन कर रहा है। वही बोल रहे कि पुरानी जो भी रंजिश, पुराना जो तौर तरीका उसको छोड़ के आगे एक साथ मतलब कि मिल के चलने की तलकीन कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं उस चीज़ की। शायर कहते हैं कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए बढ़ते ही चलो, अपनी कोशिशों को जारी रखो, वक्त को तुम्हारा इंतजार है। यार वक्त को किसी का इंतजार नहीं करता, तो वक्त की अहमियत समझो, इस चीज का कहने का मतलब है। नया आज़म, नया साल हो गया, नया तुम क्लास में जम किए, कुछ भी नया तो एक नई चीज लेकर आता है, नया आज़म नई नई बहार लेकर आता है। इसलिए दोस्तों कदम बढ़ा कर चलते ही जाओ। शायर मजीद कहता है कि ए वतन के लोगों, हम इस बात का अज़्म करें कि हम अपने वतन को खाक को गुलिस्ता बनाएंगे और मुल्क की हर एक पगडंडी मतलब हर एक गोशा, हर एक चप्पा पगडंडी को इस वतन की चमन की कहकशा बनाएंगे। मतलब हर एक रास्ते को एडुकेट करेंगे, चाह रहे ना, पगडंडी इस वतन की चमन की कहकशा बनाएंगे। मतलब हर एक चमन, हर एक रास्ता, हर एक शख्स को इस वतन की चमन का कहकशा बनाएंगे। मतलब इस वतन का जो बाग है ना, उसका हर एक को एक फूल बनाएंगे। मतलब हर के अंदर जो टैलेंट है उसको उभारेंगे और जैसे कि उसको आगे एजुकेट करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मतलब वही वाला हो गया वो जो ऐड नहीं था, पढ़ेगा तभी तो बनेगा इंडिया, या फिर क्या था वही वाला, जो पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसा वाला। पगडंडी को इस वतन के चमन की कहकशा बनाएंगे। शायर कहता है कि ए हम वतनों, अपने मुल्क के लिए हर कली पर निखार पैदा कर दे और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाएं। ऐसा भी मुमकिन है जब हम एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएं। शायर कहता है कि आज हम आज़ाद और खुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पर बहार फिजा में हमें वतन की तरक्की की काबिशों में सरगर्म रह रहा है। शायर का बेसिकली यही कहना है कि आज हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग किसी भी मुल्क की कैद में नहीं है, तो आज हमें एक साथ मिलकर ग्रो करना है। और एक मतलब कि अच्छा, जैसे समझ लो आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, या फिर यूरोपियन नेशन की इतनी बातें वर्ल्ड में क्यों डोमिनेट करती है, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क किया। और जैसे कोई भी लोग के बारे में आज सुनने को मिलता है कि वो अमेरिकन है या फिर फ्रेंच है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या परसेप्शन होता है कि ओ अच्छा, ही इज अ वेरी रिच मैन, एजुकेटेड पर्सन, एंड कुछ तुम्हारा एक परसेप्शन बनता है ना। तो क्यों एजुकेटेड इंडिया में क्यों नहीं ऐसा हो जा रहे हैं? हम लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और मंजिल हम लोग भी क्या हर जगह झंडा गाड़ सकते हैं, फोड़ के आ सकते हैं। वही चीज बोलने को गया कि आपस की जो रविश है और काविश है, सबको तोड़ के आगे एक साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए। बस यही कहने का तलकीन कर रहे हैं शायर हमारे जो है। तो इसी नज़म में तुम्हारे जो गौर कीजिए उस पर आगे बढ़ते हैं। तो इस नज़म में लफ्ज रविश का इस्तेमाल एक से ज्यादा मरतबा हुआ था रविश का इस्तेमाल। पहला मरतबा रविश पुरानी छोड़ के, और दूसरा रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। तो पहला जो था रविश पुरानी छोड़ के, इस मिसरा में रविश का मतलब था पुराना तौर तरीका जो दकियानूसी तरीका था उसको छोड़ के, और दूसरा था रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। तो इस मिसरे का मतलब पगडंडी का मानी इस्तेमाल किया गया है। दूसरा पगडंडी बेसिकली क्या हुआ, एकदम पतला रास्ता, मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चप्पा समझ रहे हो ना, हर एक चप्पा को कहकशा बनाएंगे, मतलब हर एक चप्पा को एजुकेट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो वही चीज हुआ, मतलब समझ गए ना। हाँ, तो इसी के साथ तुम्हारा मुश्किल अल्फाज और मानी में आगे बढ़ते हैं। तो पहला अल्फाज है उफक मैं बताया था ना, होराइजन, जहाँ पे मैं उसका फोटो भी दिखा दिया था। मतलब जहाँ जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, जहाँ जमीन और आसमान ऐसे मिलते हुए नजर आते हैं। तुम अपने नेकेड आई से भी देखोगे, हम भी बहुत मरतबा देखे कभी, मतलब कि तुम ऐसी जगह पे जाओगे ना, तो मतलब कि कार से जाओगे तो मतलब कि ऐसा कि गाँव वाव टाइप का दिखाई देगा ना, तो ऐसा लगेगा कि आसमान ऐसे हो रहा है और जमीन ऐसे खेत खत्म हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है। नेक्स्ट है रविश मैं बताया था रविश तो बाग में बना हुआ रास्ता, मतलब चप्पा जो बाग में ऐसे रास्ता होता है ना, हाँ वैसा रास्ते को बोलते हैं। नेक्स्ट पगडंडी वो जो चप्पा। नेक्स्ट है तरीका, रविश पुरानी रविश को छोड़ के, तौर तरीका को छोड़ के। हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड है कहकशा क्या होता है, सितारों की झुरमत, मतलब सितारा मतलब कैसा होता है ना, स्टार एक जगह बहुत ज्यादा झुंड में दिखाई देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है गुलिस्ता का क्या होगा, बाग बोलते हैं, इतना पता होगा। नेक्स्ट अल्फाज मानी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं मशक़ी सवाल जवाब, यानी क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारे बुक में दिया रहता है। हाँ, उस पर पहला सवाल क्या है, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है। कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर का क्या मुराद है, क्या उसका कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या है उसका। तो इसका जवाब है, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर का मुराद है कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डर कर पीछे हटने के बजाय पूरे हौसले से उनका सामना करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, चूँकि वतन की तरक्की और खुशहाली है। वतन की तरक्की और खुशहाली, हमें कोई भी इससे रुकावट से सबसे डरना नहीं चाहिए और उसको फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज़ है कदम बढ़ाओ दोस्तों, शायर का मुराद ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहाड़ और गार की निगाह में ना लाने का क्या मतलब है। पहाड़ हो कि गार हो, निगाह में ना लाओ, ऐसा करके लाइन था ना। हाँ, तो पहाड़ और गार का मतलब क्या है, इसका जवाब क्या होगा। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब ये है कि हमें अपने वतन की फलाह और तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर ना होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहे, चाहे वो रुकावट
पहाड़ जैसी बड़ी हो या गार की तरह अंधेरी हो। मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हें जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस पे तुम हिलो डटो बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा बढ़ते रहो उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस नज़म के जरिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। हर नज़म के जरिए शायर ने कुछ अपना पैगाम देते हैं, इस नज़म के जरिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। तो इसका जवाब होगा, इस नज़म के जरिए शायर ने हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी क्या होगा, वतन से मोहब्बत और वतन परस्ती का दर्स दिया है, और वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविश को तर्क करके नए अज़्म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने की तलकीन की है। मतलब समझ रहे हो ना, इस नज़म के जरिए हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का दर्स दिया, मतलब कि वतन से मोहब्बत और तरक्की के लिए डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट और देश से प्यार करने का ये दर्स दिए। ठीक, इसी के साथ जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट था, इसमें 3 ही क्वेश्चन था, वो सारा कंप्लीट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बढ़ेंगे, जो आज के इस वीडियो का सबसे अच्छा टॉपिक भी होता है, जो हमारा कुछ MCQs का टॉपिक है, जिसका तुम आंसर सही से दे लेते हो तो तुम्हें भी लगेगा हाँ ये चैप्टर मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, इसका तो सारा आंसर मैं सही दे लिया। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़म से शायर ने क्या पैगाम दिया है। कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़म से शायर ने क्या पैगाम दिया है। पहला है वतन परस्ती का, सेकंड है हुब्बुल वतनी का, सी है ऑप्शन ए एंड बी दोनों का, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। कुछ तो पैगाम दिए हैं, तो क्या दिए हैं, वतन परस्ती का, हुब्बुल वतनी का, या फिर दोनों का दिए हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं दिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन ही अभी ये भरे हैं, वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी वाला दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर की पैदाइश कहाँ हुई। शायर जो थे, इनके राइटर कौन थे, बशर नवाज थे। ठीक, इनकी पैदाइश, ये बॉर्न कहाँ हुआ है, तो इलाहाबाद में बॉर्न हुआ है, फरीदाबाद में बॉर्न हुआ है, औरंगाबाद में बॉर्न हुआ है, या सिकंदराबाद में बॉर्न हुआ है। तो देखो, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, औरंगजेब ने जिस शहर को कायम किया था वो क्या औरंगाबाद लग ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बशर नवाज की पैदाइश कब हुई, इनका बॉन्ड कब हुए थे, डेट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1935, नेक्स्ट है 21, ऑप्शन सी है 27 एंड ऑप्शन डी है 23। तो कौन सा लग रहा है, तो अगर तुम्हें याद होगा ना 1935 में ये बॉन्ड हुए थे, और इनकी डेथ है ना रिसेंट में 2015 में हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इस नज़म का मफहूम के मद्देनजर रखते हुए हमें रुकावटों से मुतासिर होना चाहिए। इस नज़म का जो मोटा मोटी जो तुम समझ में आया, इसका जो है, इसमें रुकावट से क्या होना चाहिए, रुकावट से क्या अफेक्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हाँ होना चाहिए अफेक्टेड, ऑप्शन बी है कुछ नहीं कह सकते यार, बता नहीं सकते कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी है ठहर जाना चाहिए, मतलब चुपचाप रुक जाना चाहिए, ऑप्शन डी है आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है तुम्हें, जैसे कि तुम्हें पता होगा, पहाड़ जैसी बड़ी रुकावट हो या फिर गार जैसी अंधेरी रुकावट हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए, या फिर तुम सीधा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बशर नवाज की शायरी के मजमूए कौन से। ये जो बशर नवाज जो राइटर है ना, इनके शायरी के मजमूए थे, हम बताए थे ना कि हर शायर के कुछ ना कुछ शायरी के मजमूए होते हैं, इनके मजमूए का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हरमा की कहानी, ऑप्शन बी है रायगा, ऑप्शन सी है हमदर्दी, ऑप्शन डी है तलखिया। तो याद आ रहा है कुछ, हरमा की कहानी भी एक शायरी का मजमुआ है, रायगा भी शायरी का मजमुआ है, हमदर्दी भी इकबाल का एक शायरी का मजमुआ है, और तलखिया भी एक शायरी का मजमुआ है। तो इनका जो शायरी का मजमुआ है ना, वो रायगा है, रायगा, और एक और लिखे थे ना अजनबी समुद्रान, हाँ वो भी एक इन्हीं का शायरी का मजमुआ था, इनका 2 था, तो इसी में से ये एक क्वेश्चन था। तो इसके साथ जो तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न था, फर्स्ट का सी था, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का बी, यही था, CCADB, यही आंसर था तुम्हारा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे के सारे आंसर सही दिए होगे, और ये चैप्टर तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कमी कोताही कुछ भी रह गई तुम कमेंट कर सकते हो, और कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करते हो ना, तो लगता है हमारी मेहनत वर्थ इट हुई, कोई बच्चा पढ़ा, तो इसीलिए ना 2 मिनट टाइम लगा के कमेंट जरूर कर देना यार, कमेंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मैं कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, कोई भी जेन्युइन कमेंट रहता है तो उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और इसी के साथ क्या पता तुम मुझे लास्ट टाइम देख रहे हो यूट्यूब पे, तो तुम मुझे ना इंस्टाग्राम पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हालचाल कुछ भी पूछना हो, हाय हेलो भी करना हो, तो मुझे DM कर सकते हो। मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं पूरी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी कोई अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।